नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। एमसीडी चुनाव के लिए आपने जारी किया है घोषणा पत्र। बेंगलुरु को प्रधानमंत्री मोदी ने दी है वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और उधर सीएम धामी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली है और इसी पर तमाम खबरों पर हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं ग्राउंड जीरो से पूरी अपडेट इन खबरों को लेकर देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मैनपुरी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लोकसभा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदा है। वहीं नामांकन पत्र खरीदते हुए उन्होंने सपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव की घोषणा होने के बाद और राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। इसकी श्रृंखला में आपको बता दें, नामांकन प्रतिक्रिया जहां जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर शुरू की गई है, तो उसी श्रृंखला में आज सुहेलदेव समाज भारतीय पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप आज मैनपुरी मुख्यालय पहुंचे हैं। मुख्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि मैनपुरी विधानसभा में 2.5 लाख कश्यप समाज जाति का वोट है। उसके बाद भी आज दिन तक समाजवादी पार्टी ने कश्यप समाज की जाति के लिए क्या किया है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी ही भली क्यों ना हो, मगर चुनौती इतनी बड़ी नहीं होगी, क्योंकि कश्यप समाज की जाति को पहली बार किसी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और लोकसभा सीट पर वह हर संभव प्रयास करते हुए जीत दर्ज कराएंगे, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में 1932 की खतियान ही स्थानीयता का आधार होगा। हेमंत सोरेन सरकार ने शुक्रवार को इस बिल को विधानसभा में पारित करा दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार। झारखंड विधानसभा के स्पेशल सत्र में कहीं न कहीं कई चीज़ों पर गौर करने की बात नजर आई और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि 1932 के खतियान के आधार पे जिस तरीके से स्थानीय नीति को लेकर चर्चा की जा रही थी उसे पारित कर लिया गया है और इसके साथ साथ ओबीसी को 27% आरक्षण का मुद्दा भी था, जिसे विधानसभा में पारित कर लिया गया। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो वादे किए थे अब उसे पूरा करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी अभी भी कई तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। सबसे अहम बात एक तरह से देखने को मिली कि इन दो मुद्दे को लेकर जब से कहा जा रहा है राज्य बना था तब से कहा जा रहा था कि इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं वोट बैंक तैयार करने की बात कही जा रही थी और ऐसे में लगातार इस पे चर्चा हो रही थी कि आखिर इन दोनों मुद्दों को लेकर किस तरीके से सरकार या फिर विपक्षी पार्टी काम कर पाएगी। लेकिन इस बार की बात की जाए तो सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट से इसे पारित किया और इसके बाद से अब विधानसभा में इसे पारित कराकर केंद्र को भेजने की बात कही गई है। संविधान के 9वीं अनुसूची में इसे शामिल करने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और अब जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने की पहल की है, उसके बाद से अब हो सकता है कि आने वाले समय में केंद्र के पाले ये जिम्मा होगा कि इन दोनों प्रस्तावों को अंतिम रूप देकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ा जाए और कहीं ना कहीं राज्य हित में एक बेहतर कदम उठाई जाए। और अगर इसमें देर होती है तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो सत्ताधारी दल के लोग हैं वे अब केंद्र सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि इस पर तेजी से राजनीति भी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन दोनों मुद्दों को लेकर आम जनता के लिए जो कुछ किया जाना था उसके लिए किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए और शायद राज्य हित में इस बड़े फैसले के साथ साथ तमाम लोगों को आगे बढ़कर काम करने की जरूरत महसूस की जानी चाहिए, जिससे राज्य के लोगों का भला हो पाए। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने हत्याकांड के दोषियों में नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत सभी 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी बबीता रियाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में पाए गए 6 दोषियों को रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्योंकि ऐतिहासिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले कभी भी इतिहास में ऐसा फैसला नहीं लिया गया था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बार लिया गया है। राजीव गांधी हत्याकांड, आपको पहले बता दें कि इतिहास क्या है। राजीव गांधी हत्याकांड 12 मई 1991 में हुआ था, जब जनसभा को संबोधित करने के लिए राजीव गांधी तमिलनाडु में
पहुंचे थे। उस समय जो है एक धनु नाम की महिला जो है उनके पैर छूने के लिए पहुंची थी और उस दौरान जब वो पैर छूने के लिए जैसी ही झुकी उसी दौरान जो है एक ब्लास्ट होता है और साथ ही 18 लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि राजीव गांधी को मिलाकर 18 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद सीबीआई जांच बैठाई जाती है और सिलसिला होता है गिरफ्तारी का। तो गिरफ्तारी का सिलसिला उस समय शुरू हो जाता है और उसमें कम से कम 41 लोग जो है दोषी पाए जाते हैं, आरोपी पाए जाते हैं, माफ कीजिएगा, आरोपी पाए जाते हैं, जिसमें से 12 लोगों की मौत हो जाती है और 3 लोग फरार हो जाते हैं और साथ ही साथ फिर 26 लोगों को इसमें आरोपियों को पकड़ लिया जाता है और फिर शुरू होती है सुनवाई। तो सुनवाई शुरू हुई और टाडा का जो मामला है उन पर लगा दिया जाता है और फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद जो है फांसी की सजा होने के बाद 26 जो आरोपी थे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। आपको ये भी बता दें कि टाडा जब किसी पर भी ये मामला चलता है, फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो कभी भी जो दोषी होते हैं वो कभी भी हाई कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि टाडा का मामला काफी बड़ा मामला होता है। उसके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जिसके बाद सभी दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 26 दोषी जो इसमें पाए गए थे उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर सुनवाई शुरू की थी 19 लोगों को इसमें रिहाई मिल गई थी। और अब जो है 19 लोगों के साथ साथ अब 26 में से जब 19 लोगों को इसमें रिहाई मिल गई तो 7 लोग इसमें दोषी ठहराए गए थे जिनकी सजा को बरकरार रखा गया था। वहीं आपको बता दें कि जब सजा को बरकरार रखा गया था तो इसमें जो है 7 लोगों में से एक एजी पेरारीवलन थे, उनको इसी मई को जो है रिहाई मिल गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बाकी दोषियों ने 6 जो दोषी थे उनके वकीलों ने दरवाजा खटखटाया और साथ ही साथ इसको आधार बनाया गया कि जो एजी पेराविलन है और साथ ही जो पहले के लोगों को रिहाई दी गई है उसी के साथ ही अब उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है उसमें बाकी दोषियों को भी अब रिहाई मिल जानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बाकी दोषी है, क्योंकि उन पर कोई और मामला दर्ज नहीं है, कोई और मामले में ये सजा नहीं काट रहे हैं, तो इसको अब इनको सभी दोषियों को रिहाई दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। वहीं आपको ये भी बता दें कि जब नलिनी जो है मुख्य आरोपी, जो इन सभी आरोपी में जो मुख्य आरोपी एक नलिनी भी थी, तो उन्होंने जब बाहर आई, जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 36 घंटे का इंतजार उनको किसी उम्र कैद के से कम नहीं था, क्योंकि ये जो 36 घंटे थे उनके लिए काफी बड़े ये घंटे थे, क्योंकि काफी ज्यादा उनके लिए एक कश्मकश वाले ये सिचुएशन चल रही थी कि क्या फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वहीं अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने भी 6 आरोपी अन्य थे, 6 दोषी अन्य थे, उनको अब रिहाई दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब उन पर कोई और मामला दर्ज नहीं है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से 31 सालों से, क्योंकि ये मामला भी चलता आ रहा था, सुनवाइयां हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई कर रहा था, तो 31 सालों का ये लंबा जो एक जंग चली आ रही थी और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और साफ तौर पर यह कह दिया है क्योंकि दोषियों पर अन्य कोई भी मामले दर्ज नहीं है, इसी के तहत अब ये मामला जो उनको उम्र कैद का ये जो मामला था उनको अब रिहाई दे दी गई है। कैमरा पर्सन शैंकी के साथ मैं बबीता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शुक्रवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक ली और इसमें आईएसबीटी और बस अड्डा में किए जा रहे कार्यों और यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं पर समीक्षा की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंथुरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में जितने आईएसबीटी हैं उन आईएसबीटीओं में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, सड़कों को कैसे गड्ढा मुक्त किया जा सकता है, बस अड्डों को कैसे बेहतर सुविधा युक्त बनाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि परिवहन विभाग जो लाख दावे करता है कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, उन सुविधाओं के बाबत अधिकारियों का क्या कुछ रोड मैप है, उस रोड मैप पर बातचीत करी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वो कम से कम विकास की जो योजना है उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए त्वरित गति से काम करे। इसके अलावा जितने आईएसबीटी हैं, जो बस अड्डे हैं, वहाँ पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सके, गड्ढा मुक्त सड़कें हो सके, उसके लिए भी अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है, ताकि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं प्रदेश में उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सके और एक अच्छा संदेश पूरे देश भर में जा सके। उत्तराखंड सरकार किस प्रकार से विकास के लिए समर्पित है, तो ये कह सकते हैं कि लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से विकास कार्यों को तेज करने का काम किया जा रहा है और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। कैमरामैन नसरुल्लाह के साथ अभय कैंथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रयागराज के खुलदाबाद के अकबरपुर इलाके में ईडी ने टायर व्यापारी चांद बाबी के घर पर छापेमारी की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शोएब रिजवी।
प्रयागराज के खुलदाबाद इलाके में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक टायर व्यापारी के यहाँ करीब 12 घंटे की छापेमारी की। इस दौरान न ही किसी को घर में आने दिया और न ही वहाँ से किसी को निकलने दिया। हालांकि इस बीच में 12 घंटों में न सिर्फ उन्होंने पड़ताल की, घर वालों से पूछताछ की, क्या पूछताछ की ये तो पता नहीं चला, लेकिन ये ज़रूर पता चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ईडी जिस तरह से काम कर रही है, ख़ास तौर से प्रयागराज की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में मुख्तार अंसारी और उनके फैमिली के साथ जिस तरह से ईडी ने न सिर्फ पूछताछ की, उनके परिवार के 2 सदस्यों को रिमांड पे लिया है। ऐसे में तमाम तरह की चर्चाएं फैली रही कि छापेमारी आखिर ईडी क्यों कर रही है। ईडी ने जिस तरह से छापेमारी की थी खुलदाबाद के इस इलाके में, वहाँ पूरे इलाके को पुलिस बल ने सील कर दिया था और सुबह से छापेमारी शुरू करते हुए उन्होंने करीब 12 घंटे तक वहाँ पर जांच पड़ताल की और उसके बाद देर रात को वहाँ से निकले। इस दौरान इस छापेमारी की वजह क्या थी ये तो नहीं पता चला, लेकिन लखनऊ से जो ईडी टीम आई थी उसने कुछ ज़रूर इनपुट रहा होगा, तभी इतनी लंबे समय तक ईडी की टीम वहाँ मौजूद रही और तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद निकल गई। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि ईडी की ये छापेमारी हो सकता है कि पिछले दिनों कुछ माफियाओं के खिलाफ जो पूछताछ चल रही है उससे इसका तार जुड़ा हो। प्रयागराज। रायपुर में हिमाचल दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री बघेल ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मनोज से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल दौरे से राजधानी रायपुर वापस लौटे। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी मोदी बोलते हैं कि राजनीतिक दल जो दबाव बनाए उस पर कार्रवाई करे। इसी बात को लेकर मैंने ईडी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने नान घोटाले एवं चिटफंड घोटाले की जांच की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि मैंने 2 पत्र ईडी को जांच के लिए लिखा जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान कांगड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनती है तो हम दिल्ली में बैठकर हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस हमें काम करने नहीं देगी। इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में पूर्व में 15 वर्ष भाजपा की सरकार थी, उसी दरमियान केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी। उसी दरमियान मैंने केंद्र को ईडी से जांच के लिए पत्र लिखा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में नान घोटाले और चिटफंड घोटाले की जांच की जाए, लेकिन आज तक दोनों घोटालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो ईडी को बार बार बोलते हैं कि ईडी निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज तक ईडी ने दोनों घोटालों की जांच क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की सरकार को जब भी होता है प्रधानमंत्री मोदी जी ईडी का यहाँ पे दबाव बनाना चाहते हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा आरोप प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो भी ईडी की कार्रवाई चल रही है ये सिर्फ विपक्ष की सरकार को दबाने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी निष्पक्ष कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से आशा करता हूं कि वो निष्पक्ष कार्रवाई करें, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी पर ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं आज तक वो मोदी सरकार को कार्रवाई में कोई सहयोग नहीं किए हैं। मैं वादा करता हूं कि 2024 तक मैं छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री हूं, मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन नान घोटाले और चिटफंड घोटाले की जांच निष्पक्ष तरीके से। सीतापुर में विशेष सचिव बी चंद्रकला ने बाड़ी सहित नवीन गल्ला मंडी का हवाई निरीक्षण किया है और इस खबर पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। आज सीतापुर पहुंची हैं विशेष सचिव बी चंद्रकला। वो आज सीतापुर में पहले सिधौली बाड़ी मैदान क्रयकेंद्र को चेक किया, उसके बाद वो सीतापुर गल्ला मंडी पहुंची। आपको बता दें सीतापुर में जो धान घोटाला है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और मीडिया भी उसे लगातार दिखा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे अधिकारी और मंत्री पहुँचते हैं तो उन्हें सब
यहाँ पे चंगा मिलता है। आपको बता दें कि सीतापुर की जो महोली तहसील है वहाँ के कई केंद्रों पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यहाँ पे खरीद कुछ है और ऑनलाइन खरीद कुछ दर्शाई जा रही है। आपको बता दें कि सीतापुर में जब जो अधिकारी थी उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने मीडिया को बाइट देने से मना कर दिया और बोली कि जो बाइट के लिए अथराइज है वो मीडिया को बाइट देगा। आपको बता दें सीतापुर में अधिकारियों ने भी जो है विशेष सचिव को गुमराह किया। सीतापुर से मोहित मिश्रा, इंडिया वाइज। बिजनौर में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे गहरे गड्ढे में पलट गई, जहां पर हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जहीर अहमद। बिजनौर के अफजलगढ़ में देर रात उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक शादी समारोह से अपने घर जा रहे एक शख्स की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शख्स जो था वो अपने परिवार के लोगों को घर छोड़ करके दोबारा शादी समारोह में कुछ लोगों को लेने के लिए कार से जा रहा था। जैसे ही वो अफजलगढ़ से कुछ दूरी पर पहुंचा तभी कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से जा टकराई और उसके बाद हाईवे किनारे एक गहरे गड्ढे में जा पड़ी, जिसमें उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया और मामले की जाँच में जुट गई। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइज। आरा के नगर थाना क्षेत्र के धनुपरा में हथियार बंद बदमाशों ने ठेकेदार को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना मौके पर पुलिस बल जो है नगर थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नेहा गुप्ता। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। जिस तरह से आज दिन दहाड़े ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जहां एक और लगातार भोजपुर में सुरक्षा की कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। स्थानीय वार्ड पार्षद हैं, क्या घटना हुई थी? अरे घटना तो अब क्या, वहाँ पर कोई था नहीं। हाँ, उसको मार दिया गया गोली धनुपरा के पास। क्या किसी... ये आए दिन यहाँ की घटना है, प्रतिदिन होता है। क्या आरोप किसे? आरोप तो प्रशासन बताएगी ना। आरोप सुरक्षा व्यवस्था यहाँ का गड़बड़ है। यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। क्या लग रहा है जिसको मंजूर कर रहे हैं यहाँ जी? यहाँ की पुष्पा जी, आप भी आई हुई हैं, क्या लग रहा है? आपकी सरकार है, जदयू की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तब भी ये घटना बढ़ रही है। देखिए, अपराधियों का ना कोई पार्टी होती है ना सरकार होती है। जहाँ मोनोपोली चलता है तो कुछ भी कर जाते हैं, अंजाम को याद नहीं रखते हैं कि इसके बाद अंजाम क्या होगा। इसके बाद तो अंजाम तो भुगतना ही है। प्रशासन अपना काम कर रही है लगातार। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से जिले के सभी आला अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और अपना काम कर। अपराधी बहुत देर तक छुपा नहीं रह सकता है। हालांकि वहाँ प्रत्यक्षदर्शी नज़दीकी इनके परिवार के कोई नहीं थे, अकेले जा रहे थे और हत्या हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच जाएगा अपराधी। और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि इस तरह की घटनाएं तेज हो रही हैं और माननीय हमारे एसपी साहब जिला के कप्तान यहाँ हैं और शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो बदनामी ठीक है, हमारी सरकार की हो रही है, लेकिन उनकी भी बदनामी हो रही है। तो इसको कंट्रोल करना उनका काम है और कंट्रोल कर रहे हैं। ये है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन क्राइम पर कंट्रोल होना चाहिए। शहर में अपराधियों में दहशत होनी चाहिए। दहशत पैदा करने का काम करें जी। जिस तरह से लगातार लोगों का अपराध करने का जो सिलसिला चल रहा है, अपराधी अपने घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसे लेकर लगातार भोजपुर एसपी द्वारा केस का तो उद्भेदन हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी लगातार दिन दहाड़े जिस तरह से ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर से, इंडिया वॉइस के लिए। उन्नाव में घर में घुसकर दलित युवती से रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निखिलेश प्रताप सिंह। उन्नाव में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उन्नाव के थाना सदर कोतवाली के हुसैन नगर में दलित युवती के घर में युवती की हत्या करने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस पूरी तरह से गहनता से जांच भी कर रही है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं उन्नाव के पोस्टमार्टम हाउस में, जहां पर परिजनों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। परिजन मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और वहीं उन्हें
फांसी की सजा दी जाए। और आशा बहुएं भी आ चुकी थी और लगातार हंगामा कर रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरह उनको समझाया बुझाया और वो मांग मुआवजे की भी कर रही थी। आपको बता दें, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उनसे जारी है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में बस अब से कुछ ही समय का इंतजार बाकी रह गया है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। टकराकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं परिजनों की शिकायत पर दोस्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित सैनी। मेरठ में युवक का मोबाइल से सेल्फी लेना बना मौत का कारण। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के शिवपुरम फाटक का है, जहां रेलवे ट्रैक पर युवक सेल्फी ले रहा था। तभी दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेन से उसकी टक्कर हो गई और उसकी वहीं मौके पे दर्दनाक मौत हो गई। मौके पे पहुंची पुलिस ने जब मृतक की जान पहचान की तो वो उसके आकाश के रूप में उसकी पहचान हुई, जो कि मेरठ के माधवपुरम का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जो सूचना के बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने इसको दुर्घटना कहकर हत्या की बात कही है। उनका कहना है कि आकाश को उसके दोस्त टीटू ने फ़ोन करके बुलाया था और दोनों ने यहाँ बैठ के शराब पी, जिसके बाद टीटू ने उसको ट्रेन के आगे धकेल दिया। वहीं पुलिस ने टीटू को हिरासत में लेके आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल जो परिजनों का आरोप है, उनका ये कहना है कि टीटू के जरिए ही आकाश की जो है ट्रेन के आगे धक्का देके हत्या की गई है। तो वही लोगों का कहना है कि आकाश ट्रेन की पटरी पर खड़ा होकर सेल्फी ले रहा था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। इंडिया वॉइस से अमित सैनी, मेरठ। अमरोहा के गांव करनखाल में घर में सो रही 55 वर्षीय महिला के घर में अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी और महिला झोपड़ी में ही जिंदा जल गई। सोते समय जिंदा जली हुई राख उसकी मिली और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर घर में सो रही 55 वर्षीय महिला को जिंदा जला दिया, जिसके बाद क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं सारे मामले में सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक ने भी वहां का दौरा किया है और विधिक कार्रवाई करने को लेकर पुलिस को निर्देशित किया है। पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव करनखाल का है, जहां पर छप्पर के घर में सो रही 55 वर्षीय महिला की जलाकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद क्षेत्र में पूरी तरह से हड़कंप मच गया। वहीं आग की सूचना पर स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बामुश्किल आग को पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला पूरी तरह से जल चुकी थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी। वहीं पुलिस सारे मामले में सारे पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। वहीं जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने भी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है और फिलहाल पुलिस सारे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं विधायक ने इसमें सख्त कार्रवाई करने को लेकर पुलिस को निर्देशित किया है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिसौली बीजेपी नगर मंत्री का लठबाजी करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जोरदार वायरल हो रहा है। और इस वीडियो पर ज्यादा जानकारी, इस पूरी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सौरभ पाल दे रहे हैं। बदायूं जिले के बिसौली नगर कस्बा से भाजपा की महिला मोर्चा की नगर मंत्री का लाठीबाजी करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही वीडियो से क्षेत्र में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं बात करें तो नगर के एक मोहल्ले का वीडियो बताया जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते ये वीडियो कब का है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, ये बात सामने आ रही है। और जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो नगर की महिला मोर्चा की नगर मंत्री यास्मीन का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना किए जाना एक सवालिया निशान खड़ा होता है। अब देखना होगा इस मामले में पुलिस प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई करता है। कैमरा पर्सन तेजपाल के साथ सौरभ पाल, इंडिया वॉइस, बदायूं। बरेली में जल जीवन योजना को लेकर तहसीलदार और ग्राम प्रधान का नोकझोंक का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सनी गोस्वामी। एक ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आपको बता दें ऑडियो तहसीलदार का है और एक ग्राम प्रधान का है। जो ऑडियो वायरल हुआ है ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें तहसीलदार और प्रधान के बीच में जो बातचीत हो रही है, प्रधान उनको कह रहा है जो जल जीवन निगम के तहत जो जल जीवन योजना है उसके तहत जो घर घर नल दिए जा रहे हैं, केंद्र सरकार की योजना है, प्रधान उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो
वो योजना जब शुरू होगी तो जो ग्राम की जो रोड पड़ी है उसको उखाड़ा जाएगा, जिससे रोड खराब होगी। और भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, प्रधान कहते हुए नजर आ रहे हैं, उस ऑडियो में सीधे कह रहे हैं कि जो योजना है वो हम नहीं करवाएंगे। हमारे जो गाँव में है वहाँ पर नल है, पर्याप्त मोटर है, समरसीबल है, कोई ग्रामवासियों को जरूरत नहीं है। जिसमें कि तहसीलदार अपने ऑडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार की योजना है, इसका इंप्लीमेंट जरूर होगा, गांव में जरूर चलाई जाएगी जब नोकझोंक ज़्यादा बढ़ती है। जिसको लेकर प्रधान एक ऑडियो में सामने कह रहे हैं कि अगर आपको ये करना है तो मुझे जेल भेज दो। जिसमें लेकर तहसीलदार मीरगंज ने कहा है कि हो आपको आपकी मनोकामना पूरी होंगे। जिसमें लेकर आगे भी नोकझोंक होती है। जो ऑडियो जैसी वायरल हुआ, जो पूरे जिले से लेकर पूरे प्रदेश में वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। जिसको लेकर अब ये देखना होगा कि जल जीवन योजना उस ग्राम में होती है या नहीं होती है। नंद किशोर कैमरामैन के साथ मैं सनी गोस्वामी। कानपुर में सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान सोलंकी की तलाश में कानपुर पुलिस दबिश लगातार कर रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी असलम। जमीनी विवाद में महिला के घर आग लगाने के आरोपों से घिरे सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कानपुर के ज्वाइंट कमिश्नर ने एक SIT गठन किया है, जो कि लगातार इरफान व रिजवान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर दबिश दे रही है। अब तक 10 जगहों पर दबिश दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला है वो 7 नवंबर का है, जब देर रात तकरीबन 12 बजे का समय होता है। इस वक्त एक झोपड़ी में आग लग जाती है। उस झोपड़ी में रहने वाली जो एक महिला है उसका साफ तौर पर आरोप था कि विधायक के भाई रिजवान व सपा विधायक इरफान ने मिलकर उसके घर को आग लगाया है। जिसके बाद इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया था और इस मामले में तत्काल एक FIR दर्ज की थी। जिसके बाद उसी रात बताया जा रहा है कि 3 बजे सुबह के वक्त वहां पर लगभग 15 थानों का फोर्स जो इरफान घर पर पहुंच जाता है और वहां पर दबिश देता है। हालांकि वहां से बताया गया कि इरफान व उसका भाई रिजवान है वो फरार हो गया है। जिसके बाद लगातार ये जो कानपुर पुलिस है वो इरफान व रिजवान की सरगर्मी तलाश कर रही है और उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि बीते दिन जो सपा विधायक इरफान सोलंकी हैं उनकी पत्नी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके जरिए उन्होंने एक CCTV फुटेज जारी किया था, जिसमें वो अपने पति को बेगुनाह साबित करने के लिए एक CCTV दिखाया, जिसमें एक जो जहां पर आग लगी है झोपड़ी में वहां पर कुछ पटाखे जलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिनके द्वारा इरफान की पत्नी कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं सपा विधायक पर, बल्कि वो आरोप सारे निराधार हैं। जो झोपड़ी में आग लगी थी वो महज एक पटाखे से लगी थी। इसके बाद लगातार जो जांच की मांग कर रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी भी जो गिरफ्तारी का है वो कानपुर पुलिस प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी हो पाती है। कैमरा पर्सन चंद्रा के साथ मोहम्मद असलम, इंडिया वॉइस। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।